डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में भारत में राष्ट्रवाद के उदय शीर्षक से टॉपिक शुरू किया था और जो पहला क्लास था उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है, कैसे ये इसकी पृष्ठभूमि के तहत इसका उदय हुआ था। उसमें हम लोगों ने राष्ट्रवाद के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया था और हम समझते हैं कि आप अच्छी तरीके से उसको समझ गए होंगे। अब आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय परिवेश में राष्ट्रवाद किस ढंग से उदित हुआ। राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था भारत में, उसका अध्ययन हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग को ये देखना है कि आखिर कौन सा कारण था जिस कारण से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कल ही पिछले ही क्लास में इस बात का भी अध्ययन हो चुका था कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक विचारधारा है। इसको मध्यकाल में या प्राचीन काल में देखना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी कोई विचारधारा ही नहीं थी। यूरोप में जब आधुनिकता का श्री गणेश हुआ तो इसी आधुनिकता के साथ एक विचारधारा राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, जिसका विहंगम अवलोकन हम लोग पूर्व के क्लास में कर चुके हैं। इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय आधुनिक युग में कैसे हुआ। तो अब हम लोग सिर्फ इस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं कि मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक पीरियड में भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदित हुआ। इसका अर्थ हुआ कि क्या कारण थे जिन कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसमें सबसे पहला शीर्षक जो हमने बनाया है वह है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद में ये साम्राज्यवाद ही उत्तरदायी था यहाँ के राष्ट्रवाद के लिए। भारत में राष्ट्रवाद हेतु राष्ट्रवाद के उदय और इस उत्तरदायित्व को दो की जो व्याख्या है वो कूपलैंड ने और मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड, सुधार में हम लोग को दिखाई पड़ता है। विद्वानों का जो साम्राज्यवादी और नौ साम्राज्यवादी वर्ग है, आप जानते हैं कि इतिहास लेखन में, हिस्टोग्राफी में बहुत सारा क्लास है जिसने हिस्ट्री को लिखा। जैसे साम्राज्यवादियों का एक क्लास है, सबल्टन का क्लास है जो स्थानीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, वामपंथी इतिहासकार हैं, दक्षिणपंथी इतिहासकार हैं। तो जो साम्राज्यवादी या नौ साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, उनका कहना यह है कि भारत में जो राष्ट्रवाद उदित हुआ वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देन है। अगर ब्रिटिश साम्राज्यवाद यहाँ स्थापित नहीं होता तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय ही नहीं होता। ये बात की व्याख्या, इस उत्तरदायित्व की व्याख्या दो आधारों पर किया गया है। एक ब्रिटिश विद्वान कूपलैंड है, उनका कहना यह है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो ब्रिटेन की संतान है, यानी ब्रिटिश से संपर्क में आया तो उसी से भारत में राष्ट्रवाद पैदा हुआ। इस कारण से ब्रिटेन की इसको संतान कहा जाता है। तो इसके साथ साथ आलोचकों ने ये बात जोड़ी कि हाँ, बात सही है कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व हुआ उसी से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लेकिन इस ब्रिटिश माता ने कभी भी इस राष्ट्रवाद को दूध नहीं पिलाया।
बल्कि और उसका गला घोटने का काम किया। तो ये जो व्याख्या कूपलैंड का और कूपलैंड के प्रत्युत्तर में जो हुआ, इससे एक बात साबित हो जाता है कि हाँ, बात सही है कि साम्राज्यवाद के कारण ही यहाँ राष्ट्रवाद उदित हुआ। दूसरा कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो 1919 के अधिनियम के तहत हम लोग के समक्ष आता है, इस पर जब डिस्कस हो रहा था तो इसके जितने मेंबर थे उन लोगों मेंबर के बीच में एक मुद्दा राष्ट्रवाद भी आया, और उस पर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के सदस्यों ने ये बात कही कि आज भारत में जो राजनीतिक जागृति के नेता हैं वो ब्रिटिश दिमाग की उपज है, क्योंकि उनके पास मस्तिष्क ही नहीं था। जिस राष्ट्रवाद की वो बात कर रहे हैं वो हमारे संपर्क में आए और हमसे शिक्षित हुए, तभी जो है वो आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। यानी वो हमारी संतान है, हमारे दिमाग की उपज है। इसको भी विद्वानों ने सच माना, क्योंकि अगर अंग्रेजों के पूर्व के कालों को देखें तो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा था, उसका जो स्वरूप था, वो पूरी तरीके से अनुपस्थित दिखाई पड़ता है। और अंग्रेजों के आगमन के बाद ये राष्ट्रवाद जो है उभरता हुआ, फैलता हुआ और पुष्पित पल्वित होता हुआ हम लोगों को दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से साम्राज्यवाद ही राष्ट्रवाद के उदय का कारण था, ये ऐतिहासिक रूप से सभी मत के मानने वालों विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। अब ऐसी परिस्थिति में हम लोग को ये जानना होगा कि आखिर ये क्यों उत्तरदायी हुआ। तो इसके लिए जो जिम्मेदार कारक था वो था अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। देखिए, इसके पहले भी बहुत सारी विदेशी जातियां भारत में आई और यहां शासन किया, लेकिन उनमें और अंग्रेजों में एक अंतर था कि उन लोगों ने यहां शासन शासक के रूप में किया, शोषक के रूप में नहीं। जिस देश से भी वो आए, पुनः वो उस देश को वापस नहीं गए। जो भी राजस्व का कलेक्शन उनके द्वारा किया गया, उसका निवेश भारत में ही हुआ और वो भारत की मिट्टी में ही स्वयं भी मिल गए। बहुत सारी जातियां ऐसी हुई कि भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई और अपने देश की संस्कृति को समाप्त कर लिया। तुर्कों और मुगलों का एक विलक्षण विशेषता ये रही कि वो अपने देश से तो जुड़े नहीं रहे, ये बात सच है, लेकिन अपने देश की संस्कृति को बचाए रखे और यहाँ के संस्कृति से तादात्म्य स्थापित किया, कोलैबोरेशंस किया और एक नई संस्कृति को जन्म दिया। ये डिफरेंस था मुगल, तुर्क और अन्य पिछले आने वाले विदेशियों में। लेकिन जो अंग्रेज विदेशी आए वो पूर्व के सारे विदेशियों से हटकर थे। उनके आने का मकसद ही जो था वो शोषण करना था। शोषण किस लिए करना था कि इस समय यूरोप एक नए वाद से गुजर रहा था, और वो वाद क्या था? तो वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद एक ऐसा वाद था जिसमें उग्र पूंजीवाद का सहारा लिया जा रहा था। उग्र पूंजीवाद का अर्थ हुआ कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से लाभ हमें होना चाहिए। जिस देश में हम गए हैं उस देश को लाभ नहीं हो, बल्कि उस देश का लाभ पूरी तरीके से ब्रिटेन या यूरोप के पास हस्तांतरित हो जाए। तो ये एक ऐसा उद्देश्य था कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे साधन अपनाए, और जितने भी साधन अपनाए उन सभी साधनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, और वो क्या था? तो भारतीयों का शोषण करना। तो ये आर्थिक शोषण ऐसा शोषण था जिस शोषण ने भारतीयों में असंतोष को जन्म दिया, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, कृषि का विपन्न स्थिति हो गया, उद्योग धराशायी हो गया, लोग भूखों मरने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में
अज्ञानता में भी लोगों को एहसास हुआ कि इन सब के पीछे जो कारण उत्तरदायी है, वो कारण कौन सा उत्तरदायी है? तो अंग्रेजों का शासन। इसलिए इस शासन को समाप्त किया जाए। तो ये जो समाप्त करने वाली विचारधारा होती है, यही विचारधारा राष्ट्रवाद के, इसी विचारधारा में राष्ट्रवाद का बीज छुपा हुआ है। तो अब हम लोग को देखना ये है इसके बाद ये कि अंग्रेजों के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण कैसे किया गया। तो कुछ बिंदुवार वर्णन हम करते हैं। उसमें पहला बिंदु एक्सप्लेन करेंगे, ब्रिटिश हित सर्वोपरि। दूसरा एक्सप्लेन करेंगे, ब्रिटिश भू राजस्व नीति। तीसरा एक्सप्लेन करेंगे, कृषि का व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण। चौथा एक्सप्लेन करेंगे, विऔद्योगीकरण। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और पांचवा वर्णन करेंगे, वित्तीय पूंजीवाद। तो ये 5 ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदु पे आप ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशंस को यानी अंग्रेजों के शोषण को समझ सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा यह है कि ब्रिटिश हित सर्वोपरि। कौन सा हित? आर्थिक हित। हम यहाँ जिस भी स्थिति में रहें, चाहे व्यापारी बन के रहें, चाहे शासक बन के रहें, चाहे निरंकुश शासक बन के रहें, सभी स्थिति में ब्रिटेन का हित सधना चाहिए, यानी ब्रिटेन को लाभ होना चाहिए। अंग्रेज यहाँ 1608 ईस्वी में भारत में आते हैं। तो आने के बाद उनके भारत में रहने की स्थिति में हमेशा परिवर्तन होता रहा। शुरू में व्यापारी बनकर के रहे, तो व्यापारी बनकर के रहे तो व्यापारिक लाभ कमाया। अब इस व्यापारिक लाभ में भी 1716 ईस्वी में एक नया परिवर्तन किया उन लोगों ने, और वो परिवर्तन क्या था? दस्तक का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी स्थानीय आधार पर जो भी चुंगी लगता था उससे वो मुक्त हो गए। तो व्यापारिक स्थिति में भी उन्होंने भारतीयों से अधिक लाभ कमाना शुरू कर दिया जब से उनको 1716 में फर्रुखसियर के द्वारा दस्तक का अधिकार दिया। जब 1757 का समय आया, जब प्लासी की लड़ाई हुई, तो उसके बाद राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, और हस्तक्षेप करते करते जो स्थानीय नवाब थे, चाहे मिर्जाफर हो या मीर कासिम हो या सिराजदौला हो, सभी से लाभ कमाना शुरू किया। और अंत में इनके आपसी अंतर्द्वंद को देख करके बंगाल पर कब्जा ही कर लिया, और फिर धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति बन गए। तो राजनीतिक शक्ति बन गए तो व्यापार उनका खत्म नहीं हुआ, व्यापार से भी लाभ कमाने लगे और राजनीतिक प्रभुत्व से भी लाभ कमाने लगे। बाद में चल करके आप देखिए कि राष्ट्रीय आंदोलन जब जोर पकड़ता है 1857 के विद्रोह के बाद, तो भी वो सुधरे नहीं, तो भी उनका आर्थिक हित जो है सत्ता रहा और नए नए आयाम जो है स्थापित करते रहे आर्थिक शोषण के लिए। तो ये जो उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश हित सर्वोपरि था, ये 1608 से लेकर के 1947 तक हमेशा सर्वोपरि रहा। अब वो सर्वोपरिता क्या थी? तो आर्थिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक पैसा कमाना। अब इसके लिए बहुत सारे उपागम उन लोगों ने अपनाया। जब सत्ता स्थापित हो गई ब्रिटेन की भारत में, तो भूराजस्व के क्षेत्र में उन्होंने शोषणात्मक नीति अपनाई। भूराजस्व किसी भी राज्य का, किसी भी शासक के आय का मूल आधार होता है, और ये शासन को चलाने के लिए अनिवार्य भी है।
इसलिए प्राचीन काल से अंग्रेजों के समय तक सभी शासकों ने भू राजस्व की वसूली की, लेकिन वो भू राजस्व की वसूली का एक सीमा था। अधिकांश भारत में जो भू राजस्व की वसूली होती थी वो या तो 1/3 होता था या तो 1/4 होता था, और बाकी उपज किसानों की होती थी। सिर्फ कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने भू राजस्व आधा वसूल किया या 40% तक वसूल किया। उसमें सभी नहीं, कुछ शासकों का नाम है। इसलिए किसानों की स्थिति जो थी वो सभी अंग्रेजों से पूर्व के शासनकाल में मिला जुला करके अच्छी थी। लेकिन ब्रिटिशर जब आए तो इन लोगों ने जब यहाँ शासन स्थापित किया तब भू राजस्व के क्षेत्र में 3 प्रकार की नीतियां अपनाई। ये ब्रिटिश भू राजस्व अलग से एक क्लास लिए हैं, उसमें बताया गया है पूरा, तो उसमें आप देख करके समझ लीजिएगा उसके पूरे अर्थ को। यहाँ इस कंटेक्स्ट में हमको जो बात करनी है वो ये कि 3 प्रकार की भू राजस्व नीति अपनाई। एक अस्थाई बंदोबस्त जो बंगाल में, दूसरा महलवाड़ी व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश और उससे संलग्न क्षेत्रों में, और तीसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो दक्कन के क्षेत्रों में। नाम अलग अलग थे लेकिन सभी में भू राजस्व की दर ऊंची थी। किसी में 50% से कम नहीं थी, किसी में तो 80% तक भू राजस्व था। तो जब किसान 80% उत्पादन का दे ही देगा तो फिर उसके पास बचेगा क्या? तो इस प्रकार से किसानों का भूमि पे से लगाव जो है वो खत्म हो गया, और एक प्रकार से किसान जो है उत्पादन करने के लिए अनुच्छिक हो गए कि हम जो भी उत्पादन करते हैं उसका अधिकांश भाग भू राजस्व में चला जाता है, तो इससे अच्छा हो कि हम उत्पादन ना करें, ऐसे भी हम भूखों मरते हैं। तो एक अकाल की स्थिति भारत में पैदा हो गई। उस अकाल के बारे में भी अलग क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि एक ऐसा अकाल था जो प्रकृति जन्य नहीं था, मानव जन्य था। तो मानव जन्य कैसे था कि अनिच्छा हो जाने के कारण कृषक जो है वो पैदावार नहीं करते। तो भू राजस्व का ये देन है। दूसरा, कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। तो कृषि का व्यवसायीकरण कृषि के क्षेत्र में एक अच्छी नीति मानी जाती है। अच्छी नीति किस वजह से? कि इससे किसानों की आय में वृद्धि हो जाती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे फसलों का उत्पादन करते हैं जो फसल उपभोग के लिए नहीं होता है, बिक्री के लिए होता है। तो किसान उपभोग के साथ साथ बिक्री के लिए भी जब क्रॉप्स का या कृषि उत्पाद का उत्पादन करे तो इसी को हम लोग कृषि का व्यवसायीकरण बोलते हैं। यूरोपीय देशों में देश के समृद्धि में ये सहयोगी बना कृषि का व्यवसायीकरण, लेकिन अंग्रेजों ने इसी कृषि के व्यवसायीकरण को भारत में लागू किया तो ये भारत के पतन का कारण बना। कैसे बना? कि उन्होंने कुछ विशेष कृषि उत्पादों को प्रश्रय दिया, जैसे कपास को, जैसे शक्कर को, जैसे नील को, जैसे अफीम को। ये 4 ऐसे कृषि उत्पाद थे जिसको अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए उत्पादन करवाना शुरू किया, और इस हेतु भारतीय किसानों को वो अग्रिम दे दिया करते थे, एडवांस, जिसको दादनी प्रथा कहते थे। अब एडवांस लेने के बाद जो नकदी फसल उत्पादित हुई उस सब के मालिक जो थे अंग्रेज हो जाते थे। तो लाभ किसानों को नहीं मिलता था, लाभ किसको मिलता था? अंग्रेजों को। और किसानों को सिर्फ हानि ही हानि थी। पहला हानि यह कि उसको उत्पादन में पैसा कम मिला, दूसरा हानि यह कि उसकी भूमि अनुर्वर हो गई, तीसरी हानि यह कि उसको खाद्यान्न जो उपभोग के लिए था उसकी प्रतिशतता घट गई, तो उसको भूखों मरना पड़ा। तो भारत में जो कृषि के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन अंग्रेजों ने दिया, उससे भारतीय किसान पूरी तरीके से कंगाल हो गए और अकाल की स्थिति से जूझने लगे। तो इस वजह से भी यहाँ की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। दूसरा, विऔद्योगिकरण। भारत उद्योग के क्षेत्र में इसके कुछ उत्पाद जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, जिसमें एक था कपड़ा। भारत के जुलाहे हथकरघा के माध्यम से जो कपड़ा बुनते थे उसका यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग था। इतना मांग था कि उसको जो है वो ब्रिटेन को अपने यहाँ उसे प्रतिबंधित करना पड़ा, प्रोहिबिटेड करना पड़ा कि भारतीय माल यहाँ नहीं बिकेगा।
अब ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने कपड़ा के क्षेत्र में जो नीति अपनाई, वो नीति क्या अपनाई कि यहाँ से सारे कपास, चूंकि दादनी प्रथा के तहत कपास उत्पादन करते थे, यहाँ के सारे कपास ब्रिटेन लेके चले जाते थे। तो भारत में कपास की कमी होगी तो यहाँ के कपड़ा उत्पादकों को कपास महंगा मिलेगा, और इस कपास को मशीन से बना करके कपड़े अंग्रेज भारत में लाते थे। तो यहाँ हाथ से कपड़ा बुनता था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो उद्योगपति थे उसके द्वारा उत्पादित कपड़ा महंगा हो गया अंग्रेजी नीति के कारण, और अंग्रेजों के कपड़े जो है सस्ते हो गए। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता मिला, मशीन के द्वारा बनाया गया, प्लस आज जो टैक्सेशन था वो टैक्सेशन से ब्रिटिश माल मुक्त होता था और भारतीय कपड़े पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। तो इस वजह से भारतीय बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा पूरी तरीके से फैल गया और भारतीय कपड़े पूरी तरीके से समाप्त हो गए, बनने बंद हो गए। तो इसको बोला जाता है विऔद्योगिकरण। तो जो कारीगर थे, कारखानेदार थे, वो सब बेरोजगार हो गए और उनका दबाव किस पर पड़ा? तो कृषि पर पड़ा। तो इस तरीके से कृषि और भी चौपट हो गई उद्योग के चौपट होने के कारण। अब अंतिम है कि वित्तीय पूंजीवाद। अंग्रेजों ने 1850 तक आते आते कृषि के व्यवसायीकरण से, भू राजस्व से और अन्य साधनों से इतना धन कमा लिया कि अब उनके पास पूंजी बहुत ज्यादा हो गई। तो पूंजी से लाभ कमाने की सोचने लगे, तो बैंकिंग व्यवस्था को जन्म दिया। बैंक में पैसा उधार दे करके ब्याज कमाना शुरू किया। ब्रिटेन में ब्याज की दर 3% थी और भारत में ब्याज की दर 18% थी। तो ऐसी स्थिति में उनको अधिक लाभ था, तो पूंजी निवेश किया भारत में, रेलवे में पूंजी निवेश किया जहां 5% की गारंटी मिली उनको, बैंकों में पूंजी निवेश किया जहां 18% की गारंटी मिली। तो कहने का अर्थ यह है कि जो आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने नीतियां अपनाई, उस नीतियों के कारण भारत जो एक सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था, 100 वर्षों के अंदर ही एक कंगाल देश में परिणत हो गया। तो ऐसी स्थिति में कितना भी सीधा साधा आदमी होगा, उसके अंदर विरोध का आना एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है, और इन नीतियों के कारण जो विरोध हुआ, वही विरोध राष्ट्रवाद की जननी बना। क्लियर? और ये राष्ट्रवाद किस विचार पर आधारित था कि इस अंग्रेज को यहां से बाहर करो और अपनी सत्ता स्थापित करो। इस विचारधारा के तहत ये राष्ट्रवाद आधारित था। क्लियर? अब दूसरा जो कॉज अकाउंटेबल था वो था प्रजातीय विभेद। क्या चीज? प्रजातीय विभेद। प्रजातीय विभेद। देखिए, जहां तक प्रजातीय विभेद का प्रश्न है, तो इसमें एक नाम आपको मिलेगा, रुडयार्ड किपलिंग। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। इस रुडयार्ड किपलिंग ने व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी, व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी, बर्डन मतलब बोझ वाला। हाँ, ये इसका क्या था? रुडयार्ड किपलिंग जन्मदाता था। तो इसमें क्या कहा गया था? रुडयार्ड किपलिंग ब्रिटेन का एक दार्शनिक था। उसने कहा कि अंग्रेज जो गोरी जाति है वो दुनिया की सबसे सभ्य जाति है, और जो भारत या अफ्रीका या अन्य क्षेत्रों में रहने वाली जो काली जातियां हैं वो सब के सब असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड। इसलिए गोरी जातियों पर यह दायित्व बनता है कि वो इन काली जातियों को सब बनाएं। अगर वो सब नहीं बनाएंगे तो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे होंगे, यानी अधार्मिक हो जाएंगे।
तो गोरे जातियों पर काले जातियों को सब बनाने का जो दायित्व था, इसी दायित्व को व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी कहा जाता है, जिसका जन्मदाता रुडयार्ड किपलिंग था। यानी अंग्रेजों ने भारत में शासन करने का अपना औचित्य साबित किया इस नीति से, कि हम गलत उद्देश्यों से नहीं आए हैं, हम सही उद्देश्य से आए हैं। हम आपको सुसंस्कृत बनाने के लिए आए हैं, हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, हम आपको शिक्षित करने के लिए आए हैं, हम आपको जीवन के विभिन्न विकासात्मक रहस्य को बताने के लिए आए हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने शासन के सिर्फ औचित्य साबित करने के लिए कहा। लेकिन भारतीय परिवेश में जो ये पॉलिसी थी वो वास्तविक रूप से लागू नहीं हुई। वास्तविक रूप से लागू नहीं। हाँ, अगर कोई आदमी ऐसा अच्छी बात कहता है तो सब आदमी स्वागत करेगा कि हाँ भाई, आप हमको शिक्षित करने के लिए आए, कीजिए, आप हमको सब बनाने के लिए आए, बनाइए, अच्छी बात है। लेकिन ये रुडयार्ड किपलिंग की बात सिर्फ किताबी बात थी। प्रैक्टिकली आधार पर अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई वो व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी का नहीं था। तो क्या था? तो इसका जो है वास्तविक नीति का वर्णन जो है वो गैरेट ने किया। वास्तविक नीति का रुडयार्ड किपलिंग की वास्तविक नीति का वर्णन। वास्तविक नीति का वर्णन अंग्रेजों का किसने किया? गैरेट ने किया। गैरेट में तो अंग्रेज था। एक रुडयार्ड किपलिंग आपको याद रखना है और दूसरा गैरेट। और इसने 3 बिंदु बताए कि हम भारत में जो आए हैं वास्तव में 3 उद्देश्यों के लिए आए हैं। कितने उद्देश्यों के लिए? 3 कौन कौन था वो जानिए। कि एक अंग्रेज जो है असंख्य भारतीयों से सर्वोच्च है। असंख्य भारतीयों से सर्वोच्च है। ये उसकी पहली नीति थी। ठीक है। दूसरा था कि भारतीय भय की भाषा समझते हैं। भारतीय भय की भाषा समझते हैं। और तीसरा कि हम भारत में लाभ कमाने हेतु आए, हानि के लिए नहीं, चैरिटी वर्क करने के लिए नहीं। तो आरंभ में जो अंग्रेजों ने कहा कि हम व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी लेकर के आए हैं, उसका कोई दर्शन तो हम लोग को होता नहीं है पूरे 200 वर्षों के इतिहास में। बल्कि और जो व्यवहार किया अंग्रेजों ने वो पशुवत व्यवहार किया। जैसे अंग्रेजों के सामने घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे कोई भारतीय। जो टाउनशिप उन लोगों ने बसाया उसमें सिविल लाइन एरिया एक बनाया अंग्रेजों ने। सिविल लाइन एरिया में कोई भी भारतीय नहीं रह सकता था। भारतीय अगर टाउन में रह सकता था तो कोतवाली एरिया में रह सकता था जहां उसके बाजार होते थे। और सारे देहातों को मुफस्सिल कर दिया अंग्रेजों ने। मुफस्सिल का मतलब देहाती क्षेत्र। तो इस तरीके से विभेदात्मक नीति अपनाई शुरू से ही अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों की वास्तविक पॉलिसी का पता कब चलता है? जब गैरेट अपनी घोषणा करता है कि एक अंग्रेज जो है वो असंख्य भारतीयों से सर्वोच्च है। 2, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 100, 1000 नहीं, असंख्य बने सभी से।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस कह रहा है कि प्रजातीय विभेद था उनकी मानसिकता में। यानी हम ऐसी प्रजाति हैं, हम ऐसी रेस हैं जो हिंदुस्तानी प्रजाति, हिंदुस्तानी रेस से सर्वोच्च है। अब ये जब नीति थी तो क्या था कि हमेशा भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, प्रशासन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से। इसके अलावा कि अगर रेसिस्ट होता है तो भारतीयों को अपनी बात समझानी है तो वो समझेंगे नहीं, वो डंडा से समझेंगे, भय से समझेंगे। इसीलिए यहां पुलिस व्यवस्था काफी मजबूत की गई, जबकि ब्रिटेन जो देश था वहां पुलिस व्यवस्था अभी तक स्थापित नहीं हुई थी। तो भारत में जो पुलिस व्यवस्था थी वो भारतीयों के शोषण के लिए बनाया गया था। शांति व्यवस्था एक बहाना था, लॉ एंड ऑर्डर एक बहाना था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था के तोड़ने वाले अंग्रेज ही थे। तो ये काफी विडंबनापूर्ण बात है कि एक तरफ शांति व्यवस्था का नारा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और उस शांति व्यवस्था का विध्वंस करने वाला अंग्रेज था, और जब इसके खिलाफ प्रतिक्रिया होती थी तो पुलिस दल के द्वारा इन भारतीयों को दबाया जाता था। तो पुलिस व्यवस्था जो ब्रिटिशों ने अपनाया वो यहाँ शांति व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि जो अशांति अंग्रेज पैदा करते थे अपनी नीतियों से, उस अशांति के कारण जब जनता विद्रोह करती थी तो उसको दबाने के लिए पुलिस बल का निर्माण भारत में किया गया। और अंत में गैरेट का यह कि कुछ भी हो, हम यहाँ के लोगों को फायदा देने के लिए नहीं आए। हम जो भी नीतियां अपनाएंगे वो सारी की सारी नीतियां ब्रिटेन को फायदा देने के लिए होना चाहिए, लाभ देने के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये साबित होता है कि जो प्रजातीय विभेद अंग्रेजों ने अपनाया भारतीयों के साथ, जो रेशियल डिफरेंसेस अडॉप्ट किया पॉलिसीज के तहत, तो उससे भारतीयों के मन में जो है अंग्रेजों के प्रति एक रोष उत्पन्न हुआ। विदेशी पहले भी आए थे, लेकिन उन विदेशियों की नीति भारतीयों को प्रजाति आधार पर विभेदीकृत करना नहीं था। वो अपने आप को सर्वोच्च नहीं मानते थे। मुगलों और तुर्कों के समय में बहुत सारी हिंदुओं की निम्न जातियां शहरों में आकर के बसी। अगर मुगल और तुर्क नहीं आते तो वो शहर में उनका प्रवेश वर्जित था पहले से। तो और सामाजिक समरसता उन लोगों ने पैदा किया। लेकिन अंग्रेजों ने जो सामाजिक नीति अपनाई वो प्रजातीय आधार पर इतना विभेदीकृत था कि सामाजिक विषमता हुआ, और इसमें संपूर्ण भारतीयों को एक दुष्ट व्यक्ति के तरह, एक अमानुषिक व्यक्ति के तरह दिखाया गया। ब्रिटेन में जो समाचार छपता था उसमें भारतीयों की जो तस्वीर छपती थी वो जानवरों के समतुल्य छापा जाता था। यानी मुंह जो है वो आदमी का बना दिया गया और पीछे में जो है जानवर का शरीर बना दिया गया, और दिखाया जाता था कि यही भारतीय है। तो इतने बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने में प्रजातीय विभेद अगर किसी के साथ किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर जो है कि विद्रोह पनपेगा, और जो विद्रोह पनपा वही विद्रोह राष्ट्रवाद। क्लियर? अब देखिए अगला जो शीर्षक है वो है सरकारी सेवाओं में पक्षपात। तीसरा टॉपिक क्या होगा? सरकारी सेवाओं में सरकारी सेवाओं में पक्षपात। अब देखिए इसमें कुछ बिंदुवार चीजें पहले बोर्ड पर मैं लिख दूं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस थी उसके प्रति ब्रिटेन की क्या नीति थी। तो सबसे पहला इसमें जो चीज आपको हमें समझाना है वो ये कि 1793 का कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड, ये समझाएंगे भी आपको। उसके बाद दूसरा में 1833 के अधिनियम की धारा 87 की धारा 87, ठीक है। उसके बाद बताएंगे आपको कि 1853 के अधिनियम
का प्रावधान। उसके बाद आपको बताएंगे 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा। विक्टोरिया की घोषणा। ये 4 टॉपिक में आपको हम साबित करेंगे कि अंग्रेजों की जो सरकारी सेवा के संबंधित पॉलिसी थी वो क्या थी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि शुरू में जब बंगाल पर कब्जा हुआ अंग्रेजों का, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते थे वही उन्हीं को लगाया गया प्रशासन के कामों में, और एक अव्यवस्था की स्थिति रही 1772 से लेकर के 1793 तक। 1793 में पहली बार लॉर्ड कार्नवालिस जो 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, तो उसने एक स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भारत में रखी। जैसे कलेक्टर के पद को काफ़ी सर्वोच्च बना दिया, एक अच्छा उच्च वेतन पाने वाला पद बना दिया, पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया और उसमें दारोगा का पद सृजित किया, एसपी का पद सृजित किया, वकालत पेशा को नियमित किया, यानी वकील उसी के समय से बनने शुरू हुए। एक स्पष्ट प्रशासनिक ढांचा भारत के लिए उसने निर्मित कर दिया। लेकिन उसने एक नीति बना दी थी कि भारतीयों को सर्वोच्च पद नहीं प्रदान किया जाएगा, भारतीय ऑफिसर्स नहीं बन सकते, क्लर्क बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। तो इसका परिणाम यह हुआ कि 1857 के विद्रोह के समय तक सिर्फ 3 भारतीय सेना में जमादार के पद पर पहुंचे थे, जो ऑफिसर में सबसे न्यूनतम पद था, ऊपर में गए ही नहीं। तो इस प्रकार आरंभ में जो ब्रिटेन ने प्रशासनिक नीति अपनाई, उस प्रशासनिक नीति में एक्सेप्ट कर लिया कि भारतीयों को प्रशासन के सर्वोच्च पद पर जाने ही नहीं देना है, यह घोषित उसका उद्देश्य था। लेकिन 1833 में लिखित रूप में एक प्रोविजंस किया गया कि जब 1833 का अधिनियम बना तो उसमें धारा 87 जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि भारत में सरकारी सेवा में धर्म भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ कागजी बात रही, व्यवहार में धरातल पर इस अधिनियम के प्रावधान को कभी लागू ही नहीं किया गया। और नौकरी देने की जो अभी तक परिपाटी थी वो क्या थी? वो परिपाटी ये थी कि जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जिसकी संख्या 24 थी, 53 के अधिनियम के तहत 18 हो गई, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी। किसी को भी ब्रिटेन से अपॉइंट करके भेज दिया और भारत में वो डीएम एसपी के पदों पर नियुक्त होता था। दरोगा भारतीय बन सकते थे। बात समझ में आ रही है? तो इसको खत्म किया गया 57 लिख दिया है, गलत लिख दिया, 1853 के अधिनियम के द्वारा। 1853 के अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया कि अब बहाली जो होगी वो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बहाल करने का अधिकार छीन लिया गया। क्लियर? लेकिन इसमें शर्त क्या रखी गई कि यह परीक्षा ब्रिटेन में होगा और भारत से जाकर के ब्रिटेन में परीक्षा देना यह जो है एक बहुत कष्टसाध्य काम था। और साहब इसमें एक बहुत बड़े नोबेल थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो 61 में जो है बहुत मुश्किल से प्रथम भारतीय बने जो आईसीएस कंप्लीट कर पाए। नहीं, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के जो थे वो बेटा थे। इनके बेटा हो गए रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जना गण मिला। ठीक है। तो इस तरीके से 1858 में ब्रिटिश महारानी ने घोषणा की कि अब भारत की प्रजा मेरी प्रजा है
तो इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भारतीयों के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी नौकरी में भारतीय नहीं आते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर ये सब व्यक्ति बनने में सफल हुए, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कहानी सुनिए कि जब वो बन गए तो उनको एक मामूली बात को आधार बना करके डिसमिस कर दिया गया। इसके खिलाफ जब वो ब्रिटेन में कोर्ट में केस फाइल किया, तब वहां से जीत करके आए, तब फिर पुनः बहाल किया गया। फिर निर्योग्यता का आरोप लगा करके फिर जो है वो उनको डिसमिस कर दिया गया। तब जाकर के इंडियन एसोसिएशन उन्होंने स्थापित किया और इसके खिलाफ तीव्र आंदोलन चला है। इसको सिविल सेवा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रशासनिक या सरकारी सेवाओं में जो पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई गई, उससे भारतीयों के बीच असंतोष बना। क्योंकि अंग्रेजों से पूर्व जो मुगल थे, उनके दरबार में पक्षपातपूर्ण नीति नहीं अपनाई जाती थी। कोई भी जो मुगल नहीं है, तुर्क नहीं है, अगर योग्य व्यक्ति होता था तो मुगल दरबार में उसको श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया जाता था। तो इस तरीके की जो विभेदकारी प्रशासन के क्षेत्र में नीति आई, उस नीतियों के कारण भी भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ और वो रोष राष्ट्रवाद के उदय का आधार बना कारण बना। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, चूंकि जगह बहुत कम है इसलिए सिर्फ शीर्षक लिख देते हैं। उसके बाद है बुद्धिजीवी वर्ग का उदय। बुद्धिजीवी वर्ग का उदय, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल क्लास की जो बात हम कह रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं था, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं था। अंग्रेजों के आगमन से पहले भी भारत में बुद्धिजीवी वर्ग था, लेकिन वो बुद्धिजीविता दूसरी थी। वो भारतीय परिवेश में बुद्धिजीविता थी। हम जिस बुद्धिजीविता की बात बोल रहे हैं, वो बुद्धिजीविता पाश्चात्यकरण का के आधार पर बोल रहे हैं। मतलब अब उदारवाद, स्वतंत्रता, समानता, ये सब विचारधाराएं जो है भारत में जो अंग्रेजी शिक्षित लोग थे उनके पास आई। और जब इस प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हुए जिनके पास उदारवाद, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्रवाद जैसी विचारधारा, यूरोपीय विचारधारा आई, तो उन लोगों ने महसूस किया कि होना तो ये चाहिए था यहाँ, लेकिन अंग्रेज तो जस्ट इसके उल्टा कर रहे हैं। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा आंदोलन चलाया गया नए नए विचारधाराओं का, उन विचारधाराओं ने भी राष्ट्रवाद को जो है काफी पुष्पित प्रभावित किया। यानी बुद्धिजीवी वर्ग का भी योगदान काफी था। उसके बाद है राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। देखिए छात्रों, ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है जो हमने 5 नंबर पे लिखा है, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, तो एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या भारत में इसके पहले राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण नहीं हुआ था? नहीं हुआ था तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, अशोक क्या था, अकबर क्या था? क्या इस समय भारत राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण नहीं हो पाया था? कि हम कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण स्थापित किया? इस बात को पहले स्पष्ट कर देना जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के औरंगजेब तक निश्चित रूप से इन लोगों ने प्रशासन का एक ढांचा विकसित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित प्रशासनिक ढांचा था और पूर्व के जिन ढांचों का वर्णन कर रहे हैं, उसमें एक डिफरेंस था कि पूर्व के प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता नहीं थी। अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक ढांचा
स्थापित किया उसमें एक रूपता थी। उदाहरण के लिए जैसे बिहार था तो बिहार एक सूबा था, बंगाल एक सूबा नहीं था, उसको शेरशाह सूरी ने 19 सूबों में बांट दिया था और शिकदारान मुंसिफान में कन्वर्ट कर दिया था 19 भागों को। इसी तरीके से भूराजस्व की जो व्यवस्था थी वो संपूर्ण क्षेत्रों में एक प्रकार की नहीं थी। कहीं भूराजस्व जागीरदार वसूल करते थे, कहीं भूराजस्व जमींदार वसूल करते थे, कहीं जो खालसा भूमि थी उसमें भूराजस्व की वसूली राजस्व कर्मचारियों के द्वारा किया जाता था। बहुत सारी जमीन मिल्क कर दी गई थी, मजदेमाश कर दी गई थी, जिस पर कोई भूराजस्व की वसूली नहीं होती थी। फिर कानून में एक रूपता नहीं थी, 5 प्रकार के कानून प्रचलित थे भारत में। तो ये जो विभेदीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके स्थान पर वास्तव में अंग्रेजों ने एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई, अर्थात एक कलेक्टर का पद सृजित किया तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो डिस्ट्रिक्ट बांटा सभी में कलेक्टर होंगे, सभी जगह एसपी होगा, दरोगा के पद सभी जगह सृजित किए गए। इसके अलावा कानून में जो अलग अलग रूप था उन सब को कलेक्ट करके आईपीसी और सीआरपीसी में संकलित किया गया और पूरे भारत में एकांगी रूप से लागू किया गया। तो दिल्ली में बैठा हुआ गवर्नर जनरल या वायसराय एक आदेश जो निकालता था वो एक आदेश तत्क्षण संपूर्ण भारत में लागू हो जाता था। ऐसी एक रूपता अंग्रेजों के पहले मुगलों या मुगलों से पहले तुर्कों या तुर्कों से पहले भारतीय शासकों के पास नहीं था। ये एक वास्तविकता है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ ये हम बताना चाहते हैं कि अभी अभी हमने बताया कि अंग्रेज यहां शोषण के लिए आए थे, तो शोषण के लिए कोई भी नियम बनाते थे तो उससे शोषित संपूर्ण भारत का लोग होता था। तो जब संपूर्ण भारत का लोग एक व्यवस्था से शोषित हो रहा है तो फिर संपूर्ण भारत के लोगों में इस शोषण के खिलाफ एकीकरण आएगा और ये एकीकरण किस चीज को जन्म देगा? तो राष्ट्रवाद को जन्म देगा। तो इस कारण से प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण ने राष्ट्रवाद को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया। क्लियर? उसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण एवं सांस्कृतिक जागरण। कहा ऐसा जाता है कि अगर व्यक्ति खुद कुरीतियों का शिकार होता है तो फिर शोषक बड़ी आसानी से उसका शोषण कर लेता है। तो अगर व्यक्ति को अपने आप को स्वयं को शोषण से बचाना हो तो सबसे पहले अपनी कुरीतियों को खत्म करना होगा। यहां पर यह नियम अक्षरशः लागू होता है भारत में। भारत में जितने भी धर्म के मानने वाले थे उसमें सबों में कुछ न कुछ कुरीतियां, बाहर आडंबर, गलत धारणाएं घुसी हुई थी और इसके वजह से वो खुद अपना नाना प्रकार का शोषण कर रहे थे। तो जो समूह खुद अपना शोषण कर रहा है उसका दूसरा शोषण क्यों नहीं करेगा? तो इसलिए आवश्यकता थी पहले अपने कुरीतियों को समाप्त करना। तो इसमें बहुत सारे नाम उभर करके सामने आए। इसका भी एक वृहद कैसेट तैयार है, करीब करीब 10-12, जिसमें राजा राम मोहन राय का नाम आता है, राधाकांत देव का नाम आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का आता है, विवेकानंद का नाम आता है, रामकृष्ण परमहंस का नाम आता है, सर सैयद अहमद खां का नाम आता है, हेनरी विवियन डेरेजियो का नाम आता है। असंख्य नाम है जिन्होंने अपने समाज में, अपने लोगों के बीच जो कुरीतियां थी उसको समाप्त करने का काम किया। अब जब समाप्त करने का काम किया तो इनसे इनके वैचारिक आयाम काफी भारतीयों के उच्च हुए और उच्च हुए तो तब समझना शुरू किया कि वो हमारा वास्तविक एक्सप्लॉइटर कौन है और इस कारण से भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद अगला है पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य
वेस्टर्न कल्चर। सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव ठीक है। देखिए, अंग्रेजों ने, ये लॉर्ड मैकाले कह लीजिए, जो ब्रिटिश शिक्षा नीति लागू की, जिसको मैकाले मिनट कहा जाता है, तो उसका उद्देश्य भारत में सिर्फ क्लर्क पैदा करना था। लेकिन कहा जाता है ना कि जो घी मथता है, खाए या ना खाए, सांस के जरिए कुछ घी उसके पेट में चला जाता है। तो जो भी हो, उसका उद्देश्य क्लर्क बनाना था, लेकिन क्लर्क तो बन गया, तो अंग्रेजी तो सीख लिया वो। अब ऐसी परिस्थिति में ये भारतीय क्या हुए, तो मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा को पढ़ने लगे, रूसो के विचारधारा को पढ़ने गए, ठीक है, और जितने जितने बड़े बड़े बेंथम के विचारधारा को पढ़ने लगे। इससे क्या, रस्किन के विचारधारा को पढ़ने लगे। इससे क्या हुआ कि जितने पाश्चात्य दार्शनिक थे, अपने विचारधारा के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहे थे, शोषण को रोक रहे थे और लोकतंत्र की स्थापना कर रहे थे। तो जैसे ही इस पाश्चात्य विचारधारा को पढ़ना शुरू किया भारतीयों ने, तो वैसे ही इन्होंने तुलना किया कि भारत में तो इस चीज़ का दमनकर्ता अंग्रेज है। तो जब तक अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक पाश्चात्य विचारधारा का ये सगुण रूप कैसे स्थापित होगा। तो इस कारण से भी पाश्चात्य विचारधारा ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महती भूमिका निभाई। उसके बाद प्रेस ने भी, आपको समाचार पत्र का विकास पूरा पढ़ा चुके हैं, तो उसके माध्यम से आप समझ रहे हैं अच्छे ढंग से कि किस ढंग से प्रेस ने कंट्रीब्यूट किया राष्ट्रवाद के उदय में। अंतिम में हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे, तत्कालिक कारक के रूप में। तत्कालिक कारक के रूप में दो गवर्नर जनरल हैं, एक लॉर्ड लीटन, ठीक है, और दूसरा लॉर्ड रीपर। दोनों एक के बाद आए, पहले लॉर्ड लीटन आया और उसके बाद लॉर्ड रीपर, और दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। लॉर्ड लीटन जब आया भारत में, तो उसने दमनात्मक नीति अपनाई। दमनात्मक नीति जैसे क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, आर्म्स एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में देशी भाषाओं के प्रेस को पर दमन चक्र चलाया गया। आर्म्स एक्ट में ये नियम बना दिया कि आप कोई भी भारतीय आर्म्स नहीं रख सकते हैं जब तक वो लाइसेंस नहीं ले, जबकि अंग्रेजों को जो है खुली छूट थी आर्म्स रखने की, उनके लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी प्रकार व्यापार के क्षेत्र में भू राजस्व की दर को शुल्क को काफ़ी बढ़ा दिया, जिससे भारतीयों को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके ठीक विपरीत, माने इसने जो शोषण किया उसके ठीक ही विपरीत 80 में जब रिपन आया, तो उसने इन सभी प्रावधानों को हटा दिया और स्थानीय व्यवस्था को काफ़ी ऊंच कर दिया। इसके समय में एक घटना घटी, इल्बर्ट बिल विधेयक 1882 में। इसने ये परमिट कर दिया था कि भारतीय जज भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं, जिसके खिलाफ सारे अंग्रेज इकट्ठे हो गए और इसी मुद्दे पे रिपन को त्यागपत्र देकर के जाना पड़ा। तो ये दो गवर्नर जनरलों के जो काम थे, वो तत्कालिक रूप से भारतीयों को जागृत करने के लिए पर्याप्त था। और इसी समय आप देखिएगा कि 1882 तक आते आते भारतीय राष्ट्रवाद एक तरीके से, पूरी तरीके से परिपक्व हुआ, और उसकी परिणति क्या हुई कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो पहली राष्ट्रवादी पार्टी बनी। तो इस तरीके से छात्रों, हमने आपके समक्ष भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या की। हम समझते हैं कि आप पूरे बिंदु को समझ गए होंगे। अगले क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।